नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। एयरफोर्स बेस पर हुए दो धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह पाकिस्तान की सीमा से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में शक पाकिस्तान की तरफ जाता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या धमाके आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहे हैं? आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? हालांकि जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। हर एंगल से इसकी तफ्तीश की जा रही है। इस हमले को रोहिंग्या एंगल से भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लाल सलाम का खात्मा भी हो रहा है। सुरक्षा बल एक एक कर इनके कमांडर को मौत की नींद सुला रहे हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि क्या नक्सली अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं? क्या इनमें बिखराव पैदा हो गया है? इन सब का हम अगले आधे घंटे में खुलासा करेंगे, तो देखते रहिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन सामरिक और रणनीतिक लिहाज से देश का महत्वपूर्ण एयरबेस है। यह एयरफोर्स स्टेशन भारत और पाकिस्तान सीमा से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर है और शनिवार रात एयरफोर्स स्टेशन पर हुए दो बम धमाके क्या किसी आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जिस तरह पाकिस्तान के आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार और बारूद गिराने का काम कर रहे हैं, उसे तो देखकर लगता है कि धमाके की साजिश में पाकिस्तान का ही हाथ है। फिलहाल जांच एजेंसियां धमाके के मास्टरमाइंड को बेनकाब करने की कोशिश कर रही हैं। आतंकियों की एक और कायराना करतूत। एयर ड्रॉप किया गया है जो एक्सप्लोसिव है, जो जिस तरह का क्रेटर बना है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की कोशिश। सुरक्षा बल है, आर्मी, पुलिस और सेना के जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं बाहर। 6 मिनट में 2 ब्लास्ट। जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है वो बैलून्स के जरिए ही हुआ है। साजिश का मास्टरमाइंड कौन? अगर ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट सीधी दिख जाती है, आई थिंक इंडिया बहुत बुरी तरह से इस बात को लेगा और ये पाकिस्तान और टेररिस्ट दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। शनिवार रात करीब 2 बजे आतंकियों की एक साजिश जम्मू के भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 लो इंटेंसिटी बम धमाकों की शक्ल में नजर आई। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक शनिवार रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:40 पर इमारत की छत पर हुआ। दूसरा धमाका 1:46 पर इमारत के पास हुआ। इस धमाके में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। धमाकों के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। धमाकों की जांच के लिए एनआईए और एफएसएल की टीमें जम्मू पहुंच चुकी हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट मामले में 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। जो सुरक्षा बल हैं वो बाहर आए हैं। देखिए आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा बल है, आर्मी, पुलिस और सेना के जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं बाहर। जो टैक्टिकल एयरपोर्ट जो है उसका बाहर के दृश्य आप देख सकते हैं खुद। यहाँ पे जो सेना है और बाकी फॉरेंसिक टीम के जवान हैं वो यहाँ पे बाहर हैं। देख सकते हैं वो किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि मैं आपको बता दूं पूरा एरिया जो है ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाके के मामले पर भारतीय वायुसेना की तरफ से आधिकारिक ट्वीट जारी कर कहा गया है, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में आज सुबह कम तीव्रता वाले 2 धमाके हुए हैं।
पहले धमाके में एक इमारत की छत को हल्का नुकसान पहुंचा है, जबकि दूसरा धमाका खुले एरिया में हुआ है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकियों ने 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। खबर के मुताबिक ब्लास्ट से पहले 2 ड्रोन की आवाजें सुनी गई थी। इसके अलावा धमाके की जगह पर 4 विस्फोटक गिराए गए, जिनमें से 2 में विस्फोट नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल किए गए दोनों ड्रोन पाकिस्तान से भेजे गए हों या फिर इस स्मगलिंग के जरिए ड्रोन के अलग अलग हिस्से भारतीय सीमा में लगाए गए हों और फिर हमले के लिए उन्हें यहां पर तैयार किया गया हो। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह पर धमाका हुआ वहां पर 2 ड्रोन की आवाजें भी सुनी गईं। 2 ड्रोन से 4 एक्सप्लोसिव गिराए गए, जिसमें 2 से धमाका हुआ जबकि 2 फट नहीं पाया। हमले में इस्तेमाल ड्रोन के बारे में सुरक्षा एजेंसियों का असेसमेंट है कि या तो ये सीधे सरहद पार पाकिस्तान से आया या फिर इसके पार्ट्स को पाकिस्तान से स्मगल कर जम्मू लाया गया और वहां फिर इसे असेंबल किया गया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह इस आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई है, उसे देखते हुए लगता है कि इस साजिश के तार कहीं न कहीं जाकर पाकिस्तान से जुड़े हैं। क्योंकि जिस तरह कश्मीर में पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों के कमांडरों को भारतीय सुरक्षा बल ढेर कर रहे हैं, उसे देखकर वो बौखला गए हैं। लिहाजा उन्होंने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की है। वहां पर एक आतंकवादी को पकड़ा गया है नरवाल में और उसके पास से 5 किलो आईडी बरामद हुआ है। हाल ही में कुछ छोटी मोटी छुटपुट हरकतें भी हो रही हैं वैली में, लेकिन याद रखना चाहिए कि हमारे चिनार कोर के कमांडर इन्होंने बोला था कि 200 आतंकवादी ये करंटली ऑपरेटिव हैं वैली में। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल विजिलेंट हैं, अलर्ट हैं, सजग हैं वैली में और वो इन्हें जरूर मार गिराएंगे। यह धमाका कैसे हुआ, यानी जिस किसी ने भी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की साजिश रची, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी और इस हमले के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है, फिलहाल एनआईए इसकी जांच कर रही है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके की जो तस्वीर सामने आई है, वो इस धमाके की साजिश के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ होने की तरफ इशारा कर रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर एनआईए और एनएसजी की टीमें पहुंच चुकी हैं और धमाके की जांच टेरर एंगल से भी कर रही हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जिस तरह से पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार, असलहा, बारूद गिराने का काम कर रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि धमाके की साजिश के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। इसमें तो खैर कोई डाउट है ही नहीं कि ये आतंकी साजिश जरूर है, लेकिन ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि जो ड्रोन्स अब तक जिनके बारे में हम बात करते थे, और अगर अब पाकिस्तान टेररिस्ट को वो ड्रोन देकर भारत के अंदर अटैक करवाता है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ये बहुत सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है। मैं तो ये कहूंगा कि भगवान बचाए इस बार पाकिस्तान को, कि अगर ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट सीधी दिख जाती है, आई थिंक इंडिया बहुत बुरी तरह से इस बात को लेगा और ये पाकिस्तान और टेररिस्ट दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी देश की वायुसेना के एयरबेस पर 2 मुख्य एरिया होते हैं। पहला टेक्निकल एरिया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। और एयरबेस पर मौजूद टेक्निकल एरिया सबसे अहम जगह होती है, क्योंकि टेक्निकल एरिया में ही एयरबेस पर मौजूद तमाम लड़ाकू जहाज, हेलीकॉप्टर और उनके सारे कलपुर्जे मौजूद होते हैं। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर के मुताबिक हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन को स्थानीय तौर पर ही तैयार किया गया। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका ड्रोन के जरिए किया गया, इस बात की तो पुष्टि हो गई है, लेकिन अभी भी सुरक्षा एजेंसियां इस बात को खंगालने में लगी है कि आखिर किस तरीके का ड्रोन था। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि ये ड्रोन जम्मू के इलाके में ही तैयार किया गया था, जिसमें एक क्वाडकॉप्टर में एक क्रूड बॉम्ब को टेप के जरिए जो है बांधा गया था और जहां पे कैमरा लगा होता है वहां जो है एक
पेपर कटर लगाया गया था, जो कि कैमरे के मूवमेंट के साथ उस टेप को धीरे धीरे काटता रहा और जैसे ही वो क्रूड बॉम्ब नीचे गिरा वो धमाका हो गया। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन सामरिक और रणनीतिक लिहाज से देश का एक महत्वपूर्ण एयरबेस है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस तरह पिछले कुछ वक्त से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो रही है और खास तौर पर कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी मारे जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ यह हमला काफी गंभीर है और अगर ये साबित हो जाता है कि इस हमले में ड्रोन का ही इस्तेमाल हुआ है, तो यह पहला ऐसा आतंकी हमला होगा जिसमें ड्रोन के जरिए किसी एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये लोकली यूज किया गया लगता है, क्योंकि अगर ये सरहद पार से किया जाता, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल बाउंड्री भी कोई दूर नहीं है, अगर ये सरहद पार से किया जाता है तो इसका डायमेंशन बिल्कुल अलग चेंज हो जाएगा, जो पाकिस्तान इस समय जोखिम नहीं लेना नहीं चाहेगा। और अगर उसको यहाँ लोकली भी किया गया है जो अवेलेबल ड्रोन्स के जरिए, तो भी ये बहुत सीरियस थ्रेट है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक हो सकता है कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया गया हो। सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तानी एयरलाइंस लिखे हुए कई गुब्बारे मिले हैं। न्यूज 18 के पवन शर्मा के मुताबिक हो सकता है कि पहले इस तरह के गुब्बारे भेजकर ट्रायल किया गया हो और फिर शनिवार रात धमाके में गुब्बारे का इस्तेमाल किया गया। बॉर्डर के नजदीक और अमग्रोटा के इलाके में PIA मार्किंग के बैलून्स पाए गए थे और तब सभी अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि शायद इनसे IED भेजी जाएगी। मुझे लगता है कि कल रात जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है वो बैलून्स के जरिए ही हुआ है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक इस ब्लास्ट के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं और इस धमाके के मास्टरमाइंड को बेनकाब करने में जुटी हैं ताकि उसे अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 बम धमाकों के बाद भारतीय जांच एजेंसियां इस हमले के अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रही है कि आखिर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड है कौन? कौन है वो जिसने भारतीय वायुसेना के एक अहम एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की? इस साजिश का असल मकसद क्या है? भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से इसकी तफ्तीश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि ड्रोन हमले का असली निशाना वहां खड़े हेलीकॉप्टर थे, लेकिन ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक वहां तक पहुंच नहीं पाए और यह साजिश नाकाम हो गई। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां इस हमले में रोहिंग्या कनेक्शन को भी खंगाल रही हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट केस, हमले में रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच। किसने बनाया तबाही का प्लान? साजिश का मास्टरमाइंड कौन? 26 जून शनिवार रात करीब 2 बजे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 धमाके किसी बड़ी आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए बम ब्लास्ट के बाद अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस बम धमाके के पीछे किस आतंकी संगठन ने तबाही का प्लान बनाया था? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर इस साजिश का सूत्रधार यानी मास्टरमाइंड कौन है? NIA इस बम ब्लास्ट की जांच कर रही है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक रात को लगभग 1:40 पर
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने 2 ड्रोन की आवाज सुनी। इसके थोड़ी ही देर बाद टेक्निकल एरिया में एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की छत पर हुआ, दूसरा ब्लास्ट ग्राउंड एरिया में बिल्डिंग के पीछे हुआ। सूत्रों के मुताबिक हमले का असली टारगेट हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क था। हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क से ही हेलीकॉप्टर को पार किया जाता है और वहीं से ही वो उड़ान भरते हैं। इस हमले में ड्रोन के जरिए कुल 4 बम गिराए गए। हमले में 2 बम नहीं फटे। धमाके वाली जगह से एक ड्रोन भी मिला। धमाके में ईडी के इस्तेमाल का शक। हमले की जानकारी एनआईए को दी गई। एनआईए की टीम सुबह 5 बजे मौके पर पहुंच गई और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। एनआईए हर एंगल से इस बम ब्लास्ट की जांच कर रही है। जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 16, 18, 23, 307 और आईपीसी की धारा 120B और 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए बम धमाकों की जांच में जुटी एजेंसियों का अनुमान है कि हो सकता है कि ड्रोन के जरिए हमले में एयरफोर्स स्टेशन में खड़े हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाने की साजिश रची गई हो, लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक ड्रोन हमले का असली निशाना वहां खड़े हेलीकॉप्टर थे, लेकिन ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक वहां तक नहीं पहुंच पाए। जिस समय ये धमाके हुए उस समय हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क में हेलीकॉप्टर मौजूद थे। डिस्पर्सल पार्क उस जगह को कहते हैं जहां पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं। शुरुआती पड़ताल के बाद जांच में जुटी एजेंसियों का असेसमेंट है कि ड्रोन के जरिए गिराया गया एक्सप्लोसिव टारगेट चूक गया। दरअसल असली टारगेट हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क था, जहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क उस जगह को कहते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर को पार्क किया जाता है और यहां से हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए बम धमाके पर जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह का कहना है कि इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक दिलबाग सिंह ने कहा है कि एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके की जांच में पुलिस भी दूसरी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। दिलबाग सिंह के मुताबिक ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराकर ये धमाके किए गए। शनिवार रात 6 मिनट के अंदर जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके हुए थे। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन निक्की तवी इलाके के पास है। निक्की तवी इलाका पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। जांच एजेंसियों को शक है कि ड्रोन भेजने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन पर लगे टावरों और मुस्तैद सुरक्षा की वजह से ड्रोन उस जगह पर धमाके नहीं कर सका जहां पर वो करना चाहते थे। पहले घुसपैठ के लिए निक्की तवी रूट का ही इस्तेमाल किया जाता था। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि सुरक्षा एजेंसियां जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए बम धमाकों के रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के इलाके के आसपास कई रोहिंग्या रहते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान इस हमले को अंजाम देने के लिए रोहिंग्या का इस्तेमाल कर सकता है ताकि इस घटना के तार पाकिस्तान से न जुड़े। यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने धमाके में रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां इसके पीछे रोहिंग्या कनेक्शन को भी खंगाल रही है, क्योंकि जम्मू के इस इलाके में कई सारी रोहिंग्या बस्ती है और पाकिस्तान रोहिंग्या का इस्तेमाल कर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकता है ताकि सीधे तौर पर शक पाकिस्तान पर ना जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से बात कर घटना की पूरी जानकारी भी ली। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के भीतर हुए 2 धमाकों को जांच एजेंसियों ने बेहद गंभीरता से लिया है, लिहाजा इस साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए हर एंगल से इस वारदात की जांच की जा रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा
दिल्ली से गई स्पेशल फोर्स की एक टीम ने अपने हाथ में ले ली है और एफएसएल की टीम भी धमाकों से जुड़े सबूत तलाशने में लगी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी जांच में दूसरी एजेंसियों की मदद कर रही है। अब बात करते हैं लाल सलाम के खात्मे की। कोरोना के कहर से नक्सलियों में भी हाहाकार मचा हुआ है। कई कुख्यात बड़े नक्सली कमांडरों की भी मौत हो चुकी है, तो कई बड़े नक्सली लीडर मौत के कगार पर पहुंच चुके हैं। नतीजा यह हुआ है कि पहली बार लाल सेना में बिखराव की नौबत आ चुकी है। लाल सेना में हाहाकार। नक्सलियों पर कोरोना का कहर। बारह नक्सली कमांडरों की मौत। 25 से ज्यादा नक्सली कमांडर बीमार। कोरोना वायरस नक्सलियों पर कहर बनकर टूटा है। हालात ये हैं कि बेखौफ लाल सलाम करने वाले नक्सली अब वायरस से बुरी तरह डरे हुए हैं। कई बड़े कमांडर की मौत और बीमारी ने इन्हें तोड़ कर रख दिया है। 5 राज्यों में फैला हुआ नक्सलियों का नेटवर्क अब पहले की तरह काम नहीं कर रहा है। पिछले काफी लंबे समय से कोई बड़ी रणनीति नहीं बनी है और इसकी वजह है कोरोना वायरस। जंगल में छिपकर रहने वाले नक्सली बुरी तरीके से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कई बड़े लीडर्स की मौत हो चुकी है, तो जो बचे हैं वो बुरी तरीके से कोरोना से बीमार है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना की वजह से नक्सलियों के 12 बड़े कमांडरों की मौत हो चुकी है। 25 से ज्यादा बड़े कमांडर बुरी तरह बीमार हैं और मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मरने वाले कई कमांडरों के पास कई अहम जिम्मेदारियां थीं। कोरोना की वजह से नक्सलियों की सप्लाई चेन टूट चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान महिला विंग का बताया जा रहा है। उनके बड़े काडर हिडमा जो कि बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, सोनू जो कि बटालियन के कंपनी नंबर 2 का कमांडर है, विनोद डीवीसी, राजेश डीवीसी, नंदू जो टेक्निकल टीम का 2IC है, और भी काफ़ी सारे माओवादी जो हैं वो बीमार चल रहे हैं। पिछले 2 महीने में 7 माओवादियों की नक्सलियों ने खुद कोरोना से मौत स्वीकारी है। जितने बड़े कमांडर उतने ज्यादा मूवमेंट, जितनी ज्यादा मूवमेंट उतने ही अधिक लोगों से मुलाकात। कभी गांव वालों के साथ मीटिंग तो कभी दूसरे राज्यों की यात्रा। नक्सलियों का मास्क और दूरी से कोई नाता नहीं होता, जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़े लीडर एक एक करके वायरस की चपेट में फंसते चले गए और संगठन बिखरता गया। कोरोना में मारे गए लाल सलाम के कमांडरों के पास कई अहम जिम्मेदारियां थी। उनमें नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन टीम का चीफ हरिभूषण, स्टेट कमेटी मेंबर और टेलीकम्युनिकेशन प्रमुख सोबराय, सप्लाई चेन प्रमुख मोहन वेट्टी, टेक्निकल टीम के प्रभारी आयतू और महिला विंग की प्रभारी भरत अक्का का नाम शामिल है। और इनके जाने के बाद से नक्सल संगठन कमजोर हुआ है। कोरोना वायरस ने सबसे पहले कुख्यात नक्सली हरिभूषण को अपना शिकार बनाया। हरिभूषण पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना खतरनाक था। हरिभूषण संगठन के पैसों को जमा करके रखता था। हरिभूषण की मौत के बाद अब नक्सलियों को नहीं पता कि उनका पैसा कहां कहां रखा है। हरिभूषण तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी भी था और तेलंगाना एरिया में बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े तेंदुपत्ता ठेकेदारों से उसके रिश्ते रहे हैं। उसके मरने से नक्सल संगठन को काफी नुकसान होगा। इसके अलावा लाल सेना के ऐसे कई अहम चेहरे हैं जो अब कोरोना का शिकार हो चुके हैं और उनकी मौत के बाद संगठन पूरी तरह से बैकफुट पर है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 30 से अधिक नक्सली कमांडर बीमार हैं और इनकी हालत बहुत ही खराब है।
इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। अभी भी ग्रामीणों के साथ मीटिंग लेके उनको जो है आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं। जाहिर सी बात है, जंगल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मिलना नामुमकिन है। बेहतर इलाज तो बहुत दूर की बात है। पुलिस नक्सलियों की मदद करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए नक्सलियों को सरेंडर करना होगा और इसके लिए नक्सली कभी तैयार नहीं होंगे। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।